हेलो। देखिए, एविडेंस आपका चल रहा था और आपका 100 तक बढ़ाया गया था, यानी कि धारा 100 तक। 91 92 अभी एक दो दिन बाद चल पाएगा भाई। कुछ कारणों से अभी तैयार नहीं हो पा रहा है, कुछ व्यस्तता की वजह से या कुछ आपका मौसम के कारण, कुछ आपका शरीर भी साथ नहीं दे रहा है पूरी तरह, इसलिए क्लास थोड़ा बहुत कम चल रहा है। लेकिन आइए, एविडेंस की धारा आपका 100 से लेकर मैंने 101 से आपका शुरू करना है और यहाँ से शुरू किया जाए। देखिए आपका जो ये 100, ये सबसे पहले तो अब आपका जो सामान्य बातें पूछी जाती हैं, आज जो आपको हम पढ़ाएंगे, एक भूमिका बांधी जाएगी धारा 101 से लेकर 114 ए तक। और आपका भी प्रयास होना चाहिए कि इस भूमिका से ही प्री में तो 90% क्वेश्चन आपका मिल जाता है। यानी कि आज जो हम पढ़ाएंगे, आपका प्रयास करेंगे कि 101 से लेकर 114 ए, यानी कि 101 से लेकर 114 ए तक जो सेक्शन है, इसमें नियम है, सिद्धांत हैं और जो सामान्य बातें हैं वे बातें बता दी जाए। तब आपका डिटेल में एक एक सेक्शन चलाया जाए। और दिवाली पहले भाई एविडेंस समाप्त कर देना है। मान लीजिए कि आप लोग घर चले गए तो एक दो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपका दिवाली बाद नया सब्जेक्ट लगाना है। तो आप अगर मान लीजिए किसी का छूट गया लेक्चर, घर लोग चले गए पहले ही, तो ऐसी दशा में एक दो वीडियो से भी पढ़ लीजिएगा, हम बता रहे हैं, ताकि आपका मने भाई चलता रहेगा क्लास। एग्जाम एग्जाम में एक दो दिन केवल बंद होगा और ऑनलाइन चलता रहेगा, ऑफलाइन भी चलता रहेगा। जिसको घर जाना हो अपना घूम आए, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो व्यवस्था है ही। आपका घर जाएंगे तो भाई वीडियो देख लीजिए, एक दो वीडियो से तो पढ़ ही सकते हैं। 2 दिन केवल बंद होगा भाई। जो से, भाई 2 दिन केवल बंद होगा, दिवाली और परिवार, और लगातार, क्योंकि उधर थोड़ा हमें आपका राजस्थान के लिए कुछ माइनर भी खींचना है, 3 4 प्री के लिए, तो अलग से वो वीडियो डाली जाएगी छुट्टी में ही। राजस्थान के लिए कुछ आपका माइनर लोग कह रहे हैं, 4 5 जो लोग डाले हैं, तो वो भी पढ़ाया जाएगा, छुट्टी होगी उसी बीच। तो आइए देखा जाए आपका भाई जो क्वेश्चन, देखिए कैसे मॉडल बनते हैं और प्रयास करिए कि भाई क्लास में ही याद हो जाए। उसके बाद आपका पहले ये जानना है कि एविडेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आपका बिहार जे में भी इस बार पूछा गया था कि एविडेंस में कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, और कितने आपके अध्याय हैं, 11 और 167 धाराएं हैं। अब 3 भाग में 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तीसरा भाग पढ़ना है। तो जो क्वेश्चन आपका एमपी और इत्यादि राज्यों ने बनाया है, वह पहला क्वेश्चन ये बनाया है कि एविडेंस का पार्ट 3 जो है वह किसके विषय में प्रावधान करता है। तो हेडिंग ही देखिए, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भाग 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 101 से लेकर 167 तक, इसमें एविडेंस पेश किया जाएगा और उस एविडेंस का क्या इफेक्ट होगा, ये चीज़ें बताई जाएंगी। यानी कि साक्ष्य पेश किया जाना और उसका प्रभाव, ये भाग 3 में है। सेक्शन भी याद रखिएगा, 101 से लेकर कहाँ तक, 167। ये पहला क्वेश्चन जो बना है। भाग 3 में कितने अध्याय हैं, तो चूंकि एविडेंस में 11 ही चैप्टर हैं, तो भाग 3 में चैप्टर 7 से लेकर 11 तक हैं, यानी कि 7 8 9 10 11, यानी कि 5 अध्याय इस चैप्टर में, इस आपका भाग में मिलेंगे। 7 से लेकर कहाँ तक, आपका 11 तक। इस चैप्टरों में एक विशेषता उत्तराखंड लगातार पूछता है कि सबसे छोटा चैप्टर कौन है,
तो चैप्टर 11 है वो भी याद रखना है कि एविडेंस का सबसे छोटा अध्याय कौन है, तो 167 है, जिसमें कि आपका केवल वन सेक्शन है, माने एक ही धारा है। आपका अध्याय 11 में 167 लास्ट धारा। इसके बाद आपका 167 से और दो क्वेश्चन बनता है कि रिमांड या प्रतिप्रेषण का प्रावधान एविडेंस में कहाँ है, तो 167। और साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण का प्रभाव कहाँ है, तो 167। अब आइए देखा जाए आपका अध्याय 7 हम शुरू करते हैं सबूत के भार के विषय में, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। यानी कि अध्याय जो 7 शुरू होगा वह किसके बारे में है, सबूत के भार। देखिए आपका न समझ में आए तो बेरक पर आसान भाषा में लिख लेना चाहिए। सबूत का मतलब कि प्रमाण, न आए तो लिख लीजिए। और भार का मतलब लाइबिलिटी यानी कि दायित्व। आसान भाषा में लिख लेना चाहिए। देखिए यानी कि जो चैप्टर 7 है वह इस बात को इंडिकेट करेगा कि प्रमाण का दायित्व किस पर होगा, अर्थात किस पक्ष को या किस व्यक्ति को ये बात न्यायालय में प्रूफ करनी होगी कि जो बातें वह कह रहा है वे बातें सही हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भार का मतलब हुआ दायित्व और सबूत का मतलब प्रमाण। यानी कि प्रमाण देने की जिम्मेदारी किस पक्षकार को होगी, उसी पक्षकार का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। तो दो उदाहरण पहले देखा जाए और इसी में पहला क्वेश्चन आपका निकाला जाए जो कंपटीशन में बनता है। ए आरोप बी पर लगाता है कि बी ने चोरी की, यानी कि ए ने बी के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि बी ने चोरी की है। अतः ए न्यायालय से मांग कर रहा है कि न्यायालय इस बात को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे कि बी ने चोरी की है और बी को चोरी के लिए दंडित करे। तो बस यही दिमाग में बैठाना है कि बी ने चोरी की, इस बात को आपका माने न्यायालय में प्रमाणित करने का दायित्व किसको होगा, किसका होगा, ए का होगा कि बी का, ए का। तो अब फिर चेंज कर लीजिए, ए को अभियोजन पक्ष कहेंगे और बी को बचाव पक्ष या मुलजिम पक्ष या अभियुक्त पक्ष। तो अब लीगल भाषा में इसको समझने का प्रयास करिए। जो पहला क्वेश्चन आपका आता है कि आपराधिक मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत का भार किस पर होता है, अभियोजन पर कि अभियुक्त पर कि दोनों पर, तो क्या मार्क कराएंगे, अभियोजन पर। और यहाँ अभियोजन कौन चला रहा था, ए। ये पहला नियम जो, हाँ इसको सेक्शन में हम जोड़ेंगे। ये जो ए पर दायित्व है ये आपका किस सेक्शन में दिया गया है, तो 101। भाई सेक्शन भी अब पकड़ना है। दूसरा देखिए सिविल मामला, ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है और कहता है कि हजूर बी हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है, अतः बी से हमें 5,000 रुपया वापस दिलवाया जाए। तो आप लोग बताइए कौन मांग कर रहा है न्यायालय से कि न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय दे, ए। तो ए को वादी कहेंगे प्लेंटिफ और बी को प्रतिवादी। तो सिविल मामलों में सबूत का भार सामान्यतः किस पर होता है, किसको प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये हमारा 5,000 रुपया लिया है, ए को। यानी कि इस उदाहरण में किसको, ए को। तो ए क्या है, प्लेंटिफ या वादी। तो सिविल मामलों में सामान्यतः बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, दायित्व। तो आपका 101 के तहत किस पर होता है, प्लेंटिफ पर। और ये भी किस सेक्शन में आएगा, 101। इसके बाद जो आजकल मेंस में क्वेश्चन बन रहे हैं वह ये बन रहा है, अच्छा क्वेश्चन, कि सिविल मामले और क्रिमिनल मामलों में
सबूत के भार में क्या अंतर है, तो ये तो भाई आगे डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो पूरी धाराएं आज हल्का हल्का क्या करना है, मथना है। अब आपको जो देखना है, सबूत के भार के बारे में नियम देखना है। तो सबूत के भार के बारे में जो रूल आपको पढ़ना है वह 101 से लेकर 105 तक, और इसके अपवाद जो पढ़ने हैं, ध्यान समझिएगा इसको, यहाँ से भी अपवाद आपका 106 से लेकर 114 ए तक। अपवादों को दो भागों में बांट दिया जाता है, 106 और 107 से लेकर 114 ए। पहले इसको, इस जो ये चार्ट हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। जो हमने जनरल रूल अभी आपको समझाया, आपका कह सकते हैं आपका जो उदाहरण देकर, अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत के भार के विषय में अगर सामान्य नियम पूछे, जनरल रूल पूछे, तो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दिया गया है, 101 से लेकर 105। लेकिन 106 से लेकर 114 ए तक इनका अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसका अपवाद का मतलब ये हुआ कि जो अभियोजन पर दायित्व था, कि जैसे फिर एक उदाहरण बताया जाए, अपवाद को सेट करिए। उदाहरण हमने ये बताया था कि ए बी पर इल्जाम लगा रहा है कि बी ने चोरी की, तो हमने सामान्य नियम यही बताया कि ए को ये बात न्यायालय में क्या करनी पड़ेगी, प्रमाणित। प्रमाणित मतलब साबित, यानी कि प्रूफ। जब मामला एक्सेप्शन में आएगा तो ऐसी दशा में सबूत का भार शिफ्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और जो सबूत का भार ए पर था वह किस पर चला जाएगा, बी पर। तो बी पर चला गया सबूत का भार। इसका मतलब ये हुआ कि वे प्रावधान जनरल रूल नहीं है, बल्कि क्या है, अपवाद। तो फिर एक बार देखिए, एक्सेप्शन सबूत के भार के अपवाद कहाँ से कहाँ तक, तो सेक्शन रटिए 106 से लेकर 114 ए तक में दिए गए हैं। अब यहाँ सबूत का भार भिन्न हो जाएगा। याद रखिए, एक उदाहरण हम बता दें। जैसे मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है और बी पर इल्जाम लगाता है कि बी ने ही चोरी की, तो ए को अपनी बात को न्यायालय में प्रमाणित करना होगा। ये सेक्शन 101 बताता है। लेकिन धारा 114 का दृष्टांत ये बताता है कि यदि बी के पास चुराया हुआ माल चोरी के कुछ समय बाद बरामद होता है, तो न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि या तो बी चोर है या चोरी का माल जानते हुए पाया है। तो ऐसी दशा में अब ए पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रहेगा, बी पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि बी को साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूँ और मैं सद्भावना में संपत्ति खरीदा था, दुर्भावना में नहीं, यानी कि पूरा पैसा देकर। तो सबूत का भार शिफ्ट हो जाता है। ये आपका, यानी कि सामान्य सबूत के भार के बारे में एक्सेप्शन देखना है, 106 से लेकर 114 ए। फिर हमने इसका बंटवारा किया है। आपका बंटवारा 106 किया है और दूसरा बंटवारा कौन किया है, आपका 107 से लेकर 114 ए। तो 106 लगातार पूछी जाती है। 101 का स्पेशल एक्सेप्शन कौन है, 106। तो क्वेश्चन ये बनता है कि धारा 106 किसका स्पेशल एक्सेप्शन है, तो आपका जवाब रहेगा 101 का। किसका है, 101। और इसके बाद भाई 107 से लेकर 114 ए, ये सभी का अपवाद है, 101 से लेकर 105 का।
अब इन्हीं को आपका समझना है। देखिए अब एक एक धाराओं का क्रम देखा जाए और प्रयास करिए सेक्शन याद रखने का और प्रयास कंसेप्ट बनाने का। कंसेप्ट अभी आज बनवाया जाएगा आपका, क्योंकि निश्चित तौर पे 2 या 3 क्वेश्चन प्री में इधर से आपका मिलते हैं। अब कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी हमें शुरुआती दौर में ही निकालना है। देखिए सेक्शन 101 हम शुरू करते हैं। सेक्शन 101 सबूत के प्रारंभिक भार के बारे में बताता है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ के प्रारंभिक भार का मतलब कि जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उसके पक्ष में किसी तथ्य या किसी बात के बारे में निर्णय दे, तो उस पक्षकार को वह बात न्यायालय में साबित करनी होगी, प्रमाणित करनी होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती दौर में कम से कम इतना दिखाइए कि जो मैं आपकी न्यायालय से जो वह मांग कर रहा है उसमें कुछ न कुछ दम है। जैसे कि ए ने ये इल्जाम बी पर न्यायालय में लगाया है कि बी ने चोरी की है, तो ए को यह बात न्यायालय में प्रूफ करनी होगी कि बी ने ही चोरी की है। ये किस सेक्शन में आएगा? 101। अगर सिविल मामला है तो सामान्यतः किस पर सबूत का भार होता है? वादी पर। और मैं उदाहरण बताया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 101 सबूत के भार के बारे में एक सामान्य नियम बताती है कि जो पक्षकार न्यायालय से किसी अधिकार दायित्व की मांग कर रहा है वह उस बात को न्यायालय में क्या करे? साबित करे। इसके बाद आपका सेक्शन 102 आता है। 102 भी काफी महत्वपूर्ण है। 102 की हेडिंग है, देखिए हेडिंग से भी अलग किया गया है। अगर आपका हेडिंग भी समझना है, अगर हेडिंग ये दे कि बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार किस सेक्शन में, क्योंकि कई राज्यों में हेडिंग पर ही चेंज कर दिया है, सबूत का भार किस सेक्शन में, तो सेक्शन 101 मारिएगा। और अगर हल्का सा चेंज कर दे कि सबूत का भार किस पर होता है, ये किस सेक्शन में, तो 102। फिर एक बार याद रखिए, कई बार ये गलत करके लोग आते हैं। अगर ये दे सबूत का भार मतलब प्रारंभिक बातें, प्रारंभिक भार, शुरुआती दायित्व, यानी कि कम से कम शुरुआती दौर में न्यायालय को विश्वास कराने का दायित्व किस धारा में है? 101। आगे बताया जाएगा डिटेल में। और सबूत का भार किस पर होगा? इसका मतलब ये हुआ कि सबूत का भार नहीं, अब साबित करने का भार। तो इसी को कहते हैं कि साबित करने का भार किस सेक्शन में, तो 102 मार्क कराइएगा। बैरेक्ट की भाषा कवर करना है कि सबूत का भार किस पर होता है। अगर ये दे कि किस सेक्शन में दिया है तो 102 मारना है। 101 में जो सबूत का भार है वह कभी शिफ्ट नहीं होता, लेकिन इसका एक अपवाद 106 है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 101 में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वह स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन कौन सी धारा हमने बता रखी है? स्पेशल कौन सी धारा अपवाद है? 106। अब दोनों को कोरिलेट कर लिया जाए तब 102 पर आया जाए, फिर 101 102। देखिए आपका 101 और 106 फिर एक बार याद रखिए अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बिहार। 101 में ये है सबूत का प्रारंभिक भार। तो एक उदाहरण दे दिया जाए, ये चाहता है कि न्यायालय बी को चोरी के लिए दंडित करे,
तो सबूत का भार प्रारंभिक किस पर होगा, किस पक्षकार पर ये दायित्व होगा कि वह साबित करे, सिद्ध करे, प्रमाणित करे कि बी ने चोरी की ए पर। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है, 106। यानी कि 101 का सिद्धांत स्थिर रहता है, लेकिन एक कंडीशन में यह सिद्धांत बदल जाता है और सबूत का भार ए से किस पर शिफ्ट हो जाता है, बी पर। लेकिन सेक्शन याद रखे किस में, 106। 106 में जो आपका पूछा जाता है, फिर एक बार 106 भी यही समाप्त कर देना। 106 विशिष्टतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार। विशिष्टतः ज्ञात का मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक रूप से वही व्यक्ति उस बारे में ज्ञान रखता है। यानी कि वही व्यक्ति ये बता सकता है कि घटना कैसे घटी, दूसरे को पता नहीं होगा। अतः ऐसी दशा में आपका जो सबूत का प्रारंभिक भार होता है वह शिफ्ट हो जाता है ऐसे व्यक्ति पर, यानी कि दूसरे पक्षकार पर। इसी को कहते हैं आपका रेस एप्सा लाक्विटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन बिहार से लेकर यूपी तक बना है सिद्धांत भी। रेस एप्सा लाक्विटर यानी कि घटना स्वयं बोलती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम यानी कि घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है। यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अर्थात घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण टिकट वाला याद रखिएगा, जो लगातार पूछा जाता है, रेलवे का टिकट। देखिए हम उदाहरण बता रहे हैं। बी पर आरोप है कि वह बिना टिकट यात्रा कर रहा था। तो अगर हम 101 में जाएं तो रेलवे का ये दायित्व होगा, यानी कि रेलवे के जो वकील साहब हैं उनका ये जिम्मेदारी है कि वह साबित करें कोर्ट में कि बी बिना टिकट के ही यात्रा कर रहा था। लेकिन कानून ये कहता है कि बी टिकट लिया था कि नहीं लिया था, यह एक विशिष्ट ज्ञात तथ्य है। बी को ही मालूम हो सकता है कि बी टिकट लिया था कि नहीं लिया था। अतः ऐसी दशा में बर्डन ऑफ प्रूफ बी पर होगा और बी को ही साबित करना पड़ेगा कि हम टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे। तो आप लोग बताइए, जो सबूत का भार रेलवे कंपनी पर था या उनके अधिवक्ता पर या अभियोजन पर, या इस उदाहरण में किस पर, ए पर, वह किस पर अब शिफ्ट हो गया, बी पर। तो 101 का स्पेशल एक्सेप्शन कौन हो गया, 106। 106 में 2 नियम याद रखिएगा, 3 नियम मैं फिर बता दूं। विशिष्टतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार, फिर आपका घटना स्वयं बोलती है, और तीसरा रेलवे टिकट का उदाहरण। गलत ना हो ये तीनों। अब आइए 102। 102 में सबूत का भार न देकर या प्रारंभिक भार न देकर साबित करने का भार है। यानी कि सबूत का भार किस पर होता है, ये 102 से कवर होगा। और 102 में जो सबूत का भार है ये लगातार पूछा जाता है, सदैव बदलता रहता है। यानी कि 102 में साबित करने का भार सदैव क्या होता है, बदलता रहता है। देखिए आपका, देखिए यही आपका कंपटीशन के लिए ट्रिक पॉइंट है। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, मुकदमा किया बी के खिलाफ, तो भाई ए अपना साक्ष्य पेश करेगा। चलिए साक्ष्य पेश कर दिया, यानी कि एक पलड़ा भी बना लिया जाए। न्यायालय में आपका पलड़ा है और इस पलड़े पर, पहले पलड़े पर ए अपना एविडेंस दे रहा है, पलड़ा ए के पक्ष में झुक गया। अब यहाँ आप लोग बताइए, अगर ए और बी दोनों तरफ से
एविडेंस नहीं आता है तो कौन सफल होगा और कौन असफल होगा? बताइए, किसका पलड़ा झुका है? ए का। तो ए सफल होगा कि असफल? सफल। और कौन असफल होगा? बी। अब यही पॉइंट आपको कंपटीशन के लिए पकड़ लेना है कि साबित करने का भार या सबूत का भार किस पर होता है 102 के तहत। तो एक ही दिमाग लगाना है, वह पक्षकार जो असफल हो जाएगा, यानी कि वह पक्षकार जो अब हार जाएगा यदि दोनों तरफ से एविडेंस नहीं आया। तो आप लोग ही बता रहे हैं इस उदाहरण में कौन हार जाएगा? अगर ए और बी की ओर से एविडेंस नहीं आया तो कौन विफल होगा? बी। ए तो भाई पलड़ा झुक ही गया है, किसकी ओर से साक्ष्य कमजोर है। तो अब सबूत का भार या साबित करने का भार किस पर होगा? बी पर। न्यायालय किससे साक्ष्य की मांग करेगा? बी से। बी को कहा गया, बी भी साक्ष्य दे दिया। अब किसका पलड़ा झुक गया? थोड़ा मजबूत साक्ष्य दे दिया, बी का। तो अब यहाँ इस स्टेज पर आप लोग बताइए, अगर इस स्टेज पर ए और बी की ओर से एविडेंस नहीं आया तो कौन पक्षकार असफल हो जाएगा? ए हो जाएगा कि बी? तो सबूत का भार किस पर होगा? अब ए पर। तो किससे, हाँ याद रखे, बस यहाँ कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बना लिया जाए। सबूत का भार किस पर होता है? तो जो पक्षकार असफल हो जाएगा यदि दोनों तरफ से कोई एविडेंस नहीं आता है। ये जरूर वाक्य याद रखिए, सफल नहीं, जो क्या हो जाएगा? असफल। अब दूसरा कंपटीशन का क्वेश्चन, 101 में सबूत का भार बदल रहा है कि 102 में? तो 102 में एक बार बदलता है कि दो बार की कभी कभी की सदैव? हाँ यही याद रखिए, कब बदल रहा है। चलिए सही तो बता रहे हैं भाई लोग, मैंने दिमाग में कुछ घुस रहा है तभी तो। अब आइए, ए से कहा गया, अब ए ने फिर साक्ष्य दिया। अब किसका पलड़ा मजबूत हो गया? ए का। तो कौन हार सकता है अब? तो सबूत का भार किस पर अब होगा? और अगर भी सबूत पेश नहीं किया तो किसके पक्ष में अब निर्णय आ जाएगा? ए के। तो 102 में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वह सदैव क्या होता है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि ये आपका सबूत का भार नहीं बल्कि तथ्य को साबित करने का भार। तो बताया जाएगा डिटेल में और भी मैक्सिमम। अब आइए 103 सेक्शन 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में है, स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में है, विशिष्ट तथ्य के बारे में। अगर कोई पक्षकार न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय इस स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में बिलीव करे, विश्वास करे, तो उसी व्यक्ति को वह विशिष्ट तथ्य साबित करना होगा। फिर कंपटीशन के लिए ट्रिक पकड़िए, यही ट्रिक है आपका। 103 में विशिष्ट तथ्य है और 106 में विशिष्टतः ज्ञात तथ्य, इसमें अंतर है। विशिष्ट तथ्य मतलब कि स्पेसिफिक फैक्ट को वह चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे, और 106 में विशेषतः ज्ञात तथ्य का मतलब कि वही व्यक्ति जान सकता है कि घटना कैसे घटी है, दूसरा आदमी जान नहीं सकता। तो ऐसी दशा में 106 लागू होगी। 103 पर कम से कम एक विशिष्ट तथ्य दिखाया जाए। सबसे अच्छा उदाहरण आपका सेक्शन 11 से मिलता है, प्ली ऑफ एलिबाई। क्वेश्चन आ भी चुका है, फिर एक बार इसको देखिए। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है, फिर अच्छे से देखिए। आपका इंटरव्यू में ये बना था, मैक्सिम बनाकर आपका महाभारत से, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी कि श्री कृष्ण भगवान पर माखन चोरी का आरोप लगा है और उन पर इल्जाम है कि ये माखन बिना सहमत के खा लिए।
तो पहले चोरी के आवश्यक तत्वों को सेट करिए। माखन चल संपत्ति है कि अचल? चल। माखन किसी के कब्जे में है कि फेंका गया है रास्ते में? कब्जे में है। माखन चोर ने कब्जे से माखन को हटाया, भाई हटाया। इसके बाद जो माखन का, जिस व्यक्ति पर माखन का कब्जा था, उसकी सम्मत से हटाया कि सम्मत के बिना? हाँ, सम्मत के बिना। सम्मत से हटाने पर चोरी नहीं, ये भी आपका कंपटीशन में आ चुका है। और अंतिम, माखन हटाते समय इरादा क्या था माखन चोर का? बेईमानी का। तो शुद्ध रूप से ये चोरी का अपराध हुआ। अब अभियुक्त यानी कि माखन चोर बचाव ले रहा है। एक तो बचाव ये ले रहा है कि हजूर, मैंने न्यायालय में ही मान लीजिए कि मैं तो सुबह से शाम तक जंगल में रहता हूँ, अतः मेरे द्वारा माखन चोरी किया जाना और जो खाए जाने का इल्जाम लगाया गया है, ये बिल्कुल विपरीत है। मैं तो कैसे माखन खा सकता हूँ, ये बात बिल्कुल असंगत है। अतः मैंने माखन नहीं खाया और मुझे बाइज्जत बरी किया जाए। अब इसमें ये पूछा गया था कि एविडेंस की कौन कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। तो पहला आपका ये है कि इस उदाहरण में सेक्शन 11 का अभियुक्त बचाव ले रहा है, प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि जिस समय घटना घटित हुई मैं उस घटना स्थल से इतना दूर था कि मेरे द्वारा घटना का किया जाना एक असंगत बात है। मैं घटना कर ही नहीं सकता, या पूरी संभावना है कि मेरे द्वारा घटना नहीं की गई है। तो ऐसी दशा में ये क्या कहा जाता है? प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र होने का अभिवाक। तत्पश्चात जो अन्यत्र होने का अभिवाक है वह एक स्पेसिफिक फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य है, और इस बात को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा सेक्शन 103 के तहत, जो व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में बिलीव करे। तो कौन चाहता है? अभियोजन चाहता है कि अभियुक्त चाहता है? अभियुक्त। अभियुक्त चाहता है भाई। माखन चोर ही तो चाहता है कि न्यायालय माने कि हम उस समय कहाँ थे, जंगल में। ये कैसा तथ्य होगा? स्पेसिफिक फैक्ट होगा। इसको साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा, या प्रमाणित करने का भार न्यायालय में उस व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से कहता है कि न्यायालय ये विश्वास करे कि घटना के समय में कहाँ था, जंगल में। और अगर जंगल में साबित हो गया, इसका मतलब कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, यानी कि इसका मतलब एक ही बात दो जगह कहाँ सही हो सकती है, या तो माखन चोरी किया होगा या उस समय कहाँ होगा, जंगल में। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। दो पैर नहीं, दो हाथ, इतने लंबे हाथ नहीं है कि दोनों जगह क्या करिए। एक जगह भैंस चराइए और एक जगह भैंस का दूध पीजिए, ये संभव नहीं कि गांव में दूध पीजिए और जंगल में क्या चराइए। गधा भी लोग चराते हैं भाई, बकरी भी। आगे देखिए, आपका 103 भी हो गया। अब 104 से भी यूपी एपीओ में भी क्वेश्चन बना है, मेंस में भी क्वेश्चन बना। इधर की हर एक धारा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। 104 जब भी पढ़िए, इसके साथ एक सेक्शन 136 को जोड़कर पढ़ा जाता है। 104 में आइए, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो दूसरे फैक्ट के साबित होने पर आपका दिया जा सकता है, कोर्ट में पेश किया जा सकता है, तो जो व्यक्ति आपका ऐसे तथ्य का साक्ष्य पेश करना चाहता है उसी पर सबूत का भार होगा कि वह बताए, उस कंडीशन को बताए जिससे कि उसका साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाए। सबसे अच्छा उदाहरण जो 104 का पूछा जाता है,
वह आपका मृत्युकालिक कथन का और द्वितीयक साक्ष्य का। आइए दोनों हम बता चुके हैं। अभी सेकेंडरी एविडेंस ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी मैंने 1 हफ्ता या 10 दिन हुआ होगा, और द्वितीयक साक्ष्य आपको बताया गया था। फिर एक बार सेक्शन याद रखिए। दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जा सकेगा? प्राथमिक साक्ष्य की, द्वितीयक की, दोनों। कौन सी धारा? चलिए 61। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? 62। प्राथमिक साक्ष्य पहले दिया जाएगा, कौन सी धारा? 64। द्वितीयक या सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा, कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया? 5। और द्वितीयक साक्ष्य कितनी दशाएं कहाँ दी गई है? 65। कितनी दशाएं? 7। अब ध्यान में, अब उदाहरण बना लीजिए। ए चाहता है कि न्यायालय ए द्वारा पेश किया गया द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार कर ले। तो कानून ये कहता है कि ए को सबसे पहले द्वितीयक साक्ष्य को पेश करने के पहले न्यायालय को विश्वास दिलाना होगा। और किस धारा के तहत? 65। यानी कि न्यायालय को ये विश्वास दिला दे सबसे पहले, यानी कि एक तथ्य का विश्वास दिलाए। किसका? कि हजूर ये जो मेरा साक्ष्य है, द्वितीयक साक्ष्य है, और 65 में से 7 दशाओं में से कोई एक कंडीशन मने विद्यमान है, अतः मेरा द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाए। तो जो ये 7 दशाएं हैं, इसको प्रूफ करने का भार किस पर होगा? तो जो व्यक्ति दस्तावेज का कौन सा साक्ष्य पेश करना चाहता है? द्वितीयक। तो कौन द्वितीयक देना चाहता है? ए। तो सबूत का भार किस पर होगा? 104 में ए पर। एक उदाहरण ये आया। दूसरा उदाहरण, मैंने रिवीजन भी करते रहिए, सेक्शन भूलते रहते हैं। उसका अच्छा तरीका ये है कि 10 बार 20 बार लगातार क्या किया जाए, उसको बताया जाए। दूसरा देखिए भाई, आपका 32वां एक उदाहरण देते हैं। यही 2 उदाहरण दिए भी गए हैं, यही पूछे भी जाते हैं, और हमें लगता है कि 90% क्वेश्चन इधर से भूमिका में ही प्री में कवर हो जाने चाहिए। 10% के लिए ही पूरा पढ़ाना पड़ेगा। जाकर आज सॉल्व देख लीजिएगा, यानी कि जो भी सॉल्व हो, कम से कम एक बार इधर की धाराओं को क्या करिएगा, एक बार जाकर देख लीजिएगा। देखिए आगे भाई, मान लीजिए ए चाहता है कि हजूर बी मर गया है, और बी ने मरने के पहले कथन किया था, और यह कथन इसके मृत्यु के कारण से संबंधित था। अतः ये कथन बी का डीडी है, डाइन डिक्लेरेशन है, मृत्युकालिक घोषणा है, और इसे आप एक्सेप्ट करिए। तो मृत्युकालिक घोषणा तभी स्वीकार की जाएगी जब इसके पहले एक बात को साबित किया जाए कि जिस व्यक्ति का कथन है वह जिंदा है कि मर गया है? मर गया है। तो वह व्यक्ति मर गया है, पहले इस बात को प्रूफ किया जाए। और कौन प्रूफ करेगा? जो मृत्युकालिक कथन को न्यायालय में पेश कर रहा है। तो मान लीजिए अगर ए पेश कर रहा है, तो किस पर सबूत का भार होगा कि बी मर गया है, ये साबित करे? ए पर। ये आपका 104 में। 105 अभी आपका बिहार में भी पूछा गया था जे में। 105 की विशेषता ये है कि एक धारा 105 केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती है, आपराधिक मामलों में लागू होती है, सिविल में नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये मिला कि 105 धारा 105 किस में लागू होती है? सिविल में, क्रिमिनल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिमिनल में केवल, सिविल में नहीं। अब ये है कि अभी कल ही आपका आईपीसी बहुत अच्छे से बताया गया, और वहीं आपका सामान्य अपवाद बताया गया। देखिए कल ही हम बताए थे, और आपका फिर हम बता रहे हैं। कल हम बताए थे धारा 6 आईपीसी,
कि जो सामान्य अपवाद हैं, यानी कि 76 से लेकर कहाँ तक 106। अब ये जो जनरल एक्सेप्शन है, ये प्रत्येक अपराध के नीचे लिखा हुआ माना जाएगा, भले उन्हें दोहराया न गया हो। तो फिर एक बार तैयार करिए आईपीसी में भी, ये जनरल एक्सेप्शन जो है इनका बचाव कौन लेता है? अभियोजन की अभियुक्त अभियुक्त। अगर अभियुक्त अपना मामला 76 से लेकर आईपीसी 106 तक में सेट कर देता है तो कितनी सजा उसे मिलेगी? कोई नहीं। ये दंड है कि बचाव है कि अपराध है? बचाव है। ये भी आ चुका है। किस अध्याय में है? 4 में। सेक्शन भी पूछा गया है 176 से लेकर 104। 5 क्वेश्चन आपका जाकर देखिए, पांचों आया है जो अभी बताया गया। अब आपका अगर अब न्यायालय में इस बात को प्रूफ करना है तो ये प्रोसिक्यूशन करेगा, यानी कि अभियोजन पक्ष करेगा कि अभियुक्त करेगा? तो ये अभियुक्त करेगा। और कौन सी धारा है? 105। यानी कि अगर अभियुक्त अपना मामला किसी विशेष अपवाद, सामान्य अपवाद, परंतुक में लाना चाहता है तो ऐसी दशा में उन बातों को साबित करने का भार अभियोजन पर नहीं, किसका होगा? अभियुक्त पर। जैसे एक उदाहरण देखा जाए, कम से कम एक अभियुक्त है और उस पर आरोप है कि उसने चोरी किया। 82 का बचाव लेना चाहता है तो 82 में वह साबित करना चाहता है आईपीसी कि जिस समय वह चोरी किया था वह 7 वर्ष से क्या था? कम था। तो वह 7 वर्ष से कम था चोरी करते समय। इस बात को प्रूव करने का दायित्व किस पर होगा? अभियुक्त पर ही होगा कि अभियोजन पर? अभियुक्त पर। याद रखिए, किस पर? यानी कि जो चोरी किया है उसी को साबित करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर पूरी धाराएं तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 76 से लेकर 106 तक में अभियुक्त का मामला सेट होता है। इस बात को न्यायालय में साबित करने का भार किस पर होगा? अभियोजन पर कि अभियुक्त पर? अभियुक्त पर। यानी कि एक लाइन लास्ट में इसमें कि अगर अभियुक्त अपना बचाव ले रहा है और तो उस बचाव को न्यायालय में साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा। कौन सी धारा? 105। चूंकि केवल अभियुक्त है, क्रिमिनल मामला, तो ये सेक्शन किस में लागू होगा? सिविल की, क्रिमिनल की, दोनों। तो केवल क्रिमिनल। अभी बिहार जे में आपका पूछा भी गया था, 106 बता ही दिया गया है कि घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका अगला देखिए, 107 से लेकर 114 ए तक में जो बातें बताई गई हैं वह आपका मने बर्डन ऑफ प्रूफ के जनरल रूल का एक्सेप्शन है। यानी कि आपका एक्सेप्शन तो 106 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 106 स्पेशल रूप से किसका अपवाद था? 101 का। अभी बताया गया किसका? 101 का। लेकिन सबका अपवाद कौन है? 107 से लेकर 114A। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। प्रिजम्पशन एक दिन आधा घंटा बताया गया था। फिर एक बार उपधारणा को उपधारणा की ओर ले जाइए। 107 से लेकर 114A तक में प्रिजम्पशन है, उपधारणा है, अनुमान है, कल्पना है। यानी कि अब न्यायालय कुछ कल्पना पर चलेगा, अनुमान पर चलेगा। जैसे कि आप लोग जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं सर हेनरी मेन का, जो 7 चरणों में समाज को बांटे हैं।
और ये कहते हैं कि ऐसा एक चरण आता है फिक्शन का, मिथक का, कल्पितार्थ का, अनुमान का, यानी कि झूठी बात को सही मान लिया जाता है। जैसे राजा मर गया, राजा चिरायु। तो उसी प्रकार 107 से लेकर 114 ए तक में कुछ अनुमान पर काम चलेगा, और जैसे ही न्यायालय अनुमान लगाएगा, अब सबूत का भार शिफ्ट हो जाएगा दूसरे पक्षकार पर। जैसे एक उदाहरण पहले देखिए तब शुरू किया जाए। भाई उपधारणा मैं बता चुका हूँ। दस्तावेज संबंधी उपधारणाएं अभी 2-3 दिन पहले ही बताई गई थी। 79 से लेकर 90 ए तक में है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में अनुमान मैं बताया था किस सेक्शन से किस सेक्शन तक, 79 से लेकर 90 ए तक। तो आपका 90 और 90 ए जरूर याद रखिए। अगर कोई दस्तावेज है 30 वर्ष पुराना है तो धारा 30, और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है 5 वर्ष पुराना है तो सेक्शन 90 ए। अब देखिए उपधारणा भाई आपको बताया गया था कि या तो तथ्य की उपधारणा हो सकती है या विधि की। पॉइंट पकड़ना है। तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा। जहां जहां बेयर एक्ट में प्रिज्यूम रहेगा, उपधारणा कर सकेगा, वह कौन सी उपधारणा होगी? तथ्य की, या प्राकृतिक, या स्वाभाविक। और जहां जहां शैल प्रिज्यूम रहेगा या कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा, वह मैं बताया था विधि का अनुमान होगा। तो शैल प्रिज्यूम या उपधारणा करेगा, ये विधि की खंडनीय उपधारणा है। और जैसे ही कंक्लूसिव प्रूफ आ जाएगा, ये विधि की अखंडनीय उपधारणा है। तो फिर प्री का क्वेश्चन निकाल लिया जाए। उपधारणाएं होती हैं तथ्य की, विधि की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दूसरा उदाहरण, उपधारणाएं होती हैं तथ्य की, विधि की, तथ्य तथा विधि की मिश्रित, और उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मार्क कराइए। क्या मार्क कराएंगे? फिर आपका कौन सी उपधारणा सदैव खंडनीय होती है? तथ्य की, विधि की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये एमपी का मॉडल है। कौन सी सदैव खंडनीय? अब दूसरा देखिए, विधि की उपधारणा सदैव खंडनीय, सदैव अखंडनीय, कुछ में खंडनीय, कुछ में अखंडनीय, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ में खंडनीय और कुछ में अखंडनीय। तो किस में खंडनीय है? जो शैल प्रिज्यूम है। और किस में अखंडनीय है? अकाट्य तर्क या निर्विवाद प्रमाण, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ। इसको हम कहते हैं अकाट्य तर्क, निर्विवाद प्रमाण। ऐसा प्रमाण जिस पर अब कोई विवाद करना संभव नहीं। तो यही जो अनुमान है, उपधारणा है, कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ेंगे 107 से लेकर 114 ए तक। अब बेयर एक्ट में एक बात याद रखिए, में प्रिज्यूम रहेगा तो तथ्य की उपधारणा, शैल प्रिज्यूम रहेगा तो विधि की उपधारणा, लेकिन खंडनीय। और इसी में आएगा कंक्लूसिव प्रूफ आएगा। अगर वो रहेगा तो विधि की अनुमान, लेकिन आपका अखंडनीय। अब आइए 107 से बस सेक्शन शुरू करना है, और आपका भी कर्तव्य है कि क्या लिखा गया है एक एक करके देखिए। 107 से भी खूब बनता है क्वेश्चन। लिविंग या जीवित होने की उपधारणा, या जिंदा होने की उपधारणा, या उत्तरजीविता की उपधारणा किस धारा में? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। सेक्शन रटिए, जीवित होने की उपधारणा किस धारा में? 107। समय याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति पिछले 30 वर्ष, 30 ईयर याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से
उस माने यदि किसी व्यक्ति के बारे में पिछले 30 वर्षों से कुछ सुना गया है, उन व्यक्तियों ने सुना, जो व्यक्ति माने उसे सुनते यदि वह जिंदा रहता, तो ऐसी दशा में यह अनुमान लगाया जाएगा कि वह व्यक्ति आज भी क्या है, जिंदा। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तरजीविता की अनुमान या उपधारणा किस धारा में, 107 में। दूसरा क्वेश्चन कितने वर्ष पहले सुना गया था, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो 30 साल कहाँ है, तो धारा 90 में भी कितना था, 30 साल, 107 में भी 30 साल। जीवित होने की उपधारणा की मरने की 107 में जीवित होने, याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन तथ्य की उपधारणा है कि विधि की, कर सकेगा है कि करेगा, करेगा। तो सेल प्रिज्यूम है, तो सेल प्रिज्यूम को हम फिर बता रहे हैं 107 विधि की उपधारणा है और लेकिन खंडनी है। तो इसका अब हम खंडन कराएंगे, विरोध कराएंगे, इस अनुमान को गलत साबित करेंगे और तुरंत अगली धारा बन जाएगी गलत साबित करने के लिए कौन सी धारा, 108। देखिए इसका 108 में सिविल डेथ या दीवानी मृत्यु या सिविल मृत्यु या नागरिक मृत्यु या की उपधारणा की जाती है। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि मृत्यु का अनुमान किस सेक्शन के तहत लगाया जाता है, सिविल डेथ किस सेक्शन में है, 108। रट कर जाएगा किस में, 108। देखिए अगर किसी व्यक्ति के बारे में पिछले 7 वर्षों से कुछ नहीं सुना गया, जो व्यक्ति सुनते यदि वह जिंदा रहता, तो भले वह कहीं जिंदा हो, लेकिन कानून ये मान कर चलता है, ये अनुमान लगा कर चलता है कि अब वह व्यक्ति मर गया है। फिर एक बार देखिए, यदि किसी व्यक्ति के बारे में पिछले कितने साल से, 7 ईयर, रटिए 7 वर्षों से उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना, जो सुनते यदि वह जिंदा रहता, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा। तुरंत पकड़ते रहिए 108, कौन सी उपधारणा हो गई करेगा में, तथ्य की विधि की, और खंडनी की अखंडनी, खंडनी, यानी कि इसका विरोध किया जा सकता है। तो अगर न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि यह व्यक्ति अब मर गया है, अब यहाँ आपको 2 पॉइंट याद रखना है। मृत्यु के समय का अनुमान लगाया जाएगा, डेट का, कि केवल मृत्यु का। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन यूपी जेपीओ में आया है, केवल मृत्यु का। समय को अलग से साबित करना पड़ेगा कि हजूर ये इस समय मरा, तो लेकिन मृत्यु का ही अनुमान लगाया जाएगा, समय का नहीं। और ये बात एक केस में आई, और वही केस आपका मैंने समझना है, मोहम्मद शरीफ वर्सेज बंदे अली, उसको लिख लीजिए बैरक पर, लगातार यही एक केस आता है। मोहम्मद शरीफ वर्सेज बंदे अली का केस किससे है, तो 107 से भी, 108 से भी। तो बताइए किस केस में कहा गया कि केवल मृत्यु का अनुमान लगाया जाएगा, समय का नहीं, डेट का नहीं। तो किस केस में कहा गया, मोहम्मद शरीफ वर्सेज बंदे अली। भाई बेयर एक्ट पर ही लिख लेना चाहिए मेन केस। ये केस लगातार कंपटीशन में आ रहा है। फिर हम बता रहे हैं तीसरी बार, आपका मृत्यु का अनुमान लगाया जाएगा कि मृत्यु के समय का, समय को साबित करना पड़ेगा कि नहीं, साबित करना पड़ेगा। कौन सी धारा, 108। बस इतना ही 2 बार बताया जा रहा है। अब 109 आ जाइए। हाँ 108 में भी बता दिया गया सेल प्रिज्यूम है। 109 आ जाइए। देखिए ऐसे ही आपका जब प्री आ जाता है तो इसी स्टाइल में जब मैंने आपका मैंने पढ़ना भी रहता है, पढ़ाया भी जाता है। 109 आ जाइए। कम पूछा जाता है 3 व्यक्तियों के
यानी कि तीन व्यक्तियों के आपका रिलेशन के बारे में बताया गया है। देखिए, भागीदार यानी कि पार्टनर, भूस्वामी और अभिधारी यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट यानी कि मकान मालिक, और अभिधारी न आए तो किराएदार लिख लीजिएगा। भाई न आए तो उसको नए लोग जो न आए आपका लिख लें। भूस्वामी माने लैंडलॉर्ड, यानी कि न आए तो आसान भाषा में क्या लिखना है, मकान मालिक। और दूसरा आपका अभिधारी, अभिधारी मतलब कि किराएदार। भाई ना है तो इसको क्या लिखेंगे, टेनेंट या किराएदार। पहला कौन सा रिलेशन हुआ, भागीदार। दूसरा कौन कौन दिया गया है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। और तीसरा प्रिंसिपल और एजेंट यानी कि मालिक और अभिकर्ता। तो पहला क्वेश्चन निकाला जाए। सेक्शन 109 कितने रिलेशनों का उल्लेख किया गया है, नया क्वेश्चन है। तीनों याद रख के जाइएगा, हो सकता है पूछ ले। देखिए, आपका पहले कंसेप्ट बना लिया जाए। यदि न्यायालय में एक बात साबित हो गई कि हजूर ये लोग आपस में भागीदार थे या आपस में इनका रिलेशन मालिक और नहीं, आपका मकान मालिक और किराएदार का है, या आपस में इनका रिलेशन आपका प्रमुख तथा अभिकर्ता का है, तो एक बार जब कोर्ट में ये बात प्रूफ हो गई तो न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि आज भी ये भागीदार हैं या मालिक और क्या है, आपका मकान मालिक और किराएदार हैं या प्रमुख और अभिकर्ता है। अगर कोई पक्षकार ये चाहता है कि ये साबित करे कि इस संबंध अब ये संबंध टूट गए हैं, तो सबूत का भार उसी पर होगा। यानी कि अगर किराएदार मकान मालिक ये कहता है कि अब ये हमारे किराएदार नहीं रहे, तो किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वह साबित करे कि अब ये हमारे किराएदार नहीं रहे, मकान मालिक पर। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है वही बेरेक्ट पर लिख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि अनवरतता का सिद्धांत, लगातारता का सिद्धांत किस धारा में है, 110 नहीं 109। अनवरतता यानी कि अनवरतता का सिद्धांत, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार परिस्थितियां चलना शुरू हो गई तो आज भी वही परिस्थिति विद्यमान है। यानी कि जब एक बार ये साबित हो गया कि ये दोनों आपस में पार्टनर थे, तो न्यायालय मानेगा कि ये रिलेशन क्या हो रहा है, चल रहा है कि समाप्त हो गया, चल रहा है आज भी। और अगर कोई चाहता है कि ये रिलेशन टूट गया है, तो उसी व्यक्ति को न्यायालय में क्या करना पड़ेगा, ये बात साबित। तो कौन सी धारा है आपका, 109। 110 आ जाइए। 110 जो ये 110 सेक्शन है, ये सेक्शन आपका यूपीएपीओ में भी आया, आपका यूपीएपीओ यूपीजे दोनों में इस पिछली बार आया था और लगातार बनता रहता है। डिटेल में तो हम बताएंगे क्योंकि इसमें तमाम चीजें कोरिलेट करनी पड़ेंगी, आईपीसी भी, सीआरपीसी भी, जूरिस्प्रूडेंस भी कोरिलेट करना पड़ेगा। केस भी इस बार आर्मरी का पूछा गया था जे में, लेकिन बस ये जानिए कि आपका स्वामित्व के बारे में सबूत का भार यानी कि ओनरशिप के बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर पोजीशन रखता है, फिर से समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है तो प्राइमा फेसाई वह स्वामी माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। कब्जा विधि में 10 में से कितना अंक रखता है, 9। क्यों 9 रखता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर पोजीशन जमाए हैं और कोई स्वामी नहीं आता,
तो पोजीशन के आधार पर वह क्या बन जाएगा, स्वामी। और अगर कोई पड़ी वस्तु है, कोई पा लिया, स्वामी को खोजा, स्वामी नहीं मिले, तो गुड फाइंडर आपका कब्जे के आधार पर वह क्या हो जाएगा, स्वामी। ये बात किस केस में, जे में आया भी था, ये बात किस केस में बताई गई, आर्मरी के केस में, जूरिस्प्रूडेंस में। इस बार गुड फाइंडर, यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन ये बनता है कि कब्जे के आधार पर चूंकि स्वामित्व की प्राप्ति होती है, अतः जो व्यक्ति काबिज हैं किसी संपत्ति पर, सामान्यतः वही स्वामी मान लिया जाता है, जब तक कि दूसरा व्यक्ति आकर अपना स्वामित्व साबित न करे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कब्जे की संरक्षा कहाँ की गई है, एविडेंस में 110। और जो सबसे अच्छा बनता है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, यानी कि पोजेशन ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। ये सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है, यही दोनों में बना है। तो कब्जे की रक्षा किस धारा में, बताइए, 110। अब इसको जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसमें टाट भी आएगा, सीआरपीसी भी आएगा, एसआरए भी आएगा, लिमिटेशन भी आएगा, जूरिस्प्रूडेंस भी आएगा, और आपका सरकार के विरुद्ध कब्जा, आम आदमी के विरुद्ध कब्जा, सुखाधिकार भी आएगा। यानी कि 4-5 कानूनों में पोजेशन के बारे में क्या नियम है। जैसे कि चोरी, चोरी इसलिए इसमें आएगी कि चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध है कि कब्जे के, कब्जे के स्वामित्व के विरुद्ध नहीं। क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है कि नहीं, भारत में कर सकता है भाई, एकदम रटे रहिए। मैंने एकदम भाई, लोग नए लोग भी बोल रहे हैं, और यही अगर जे तक कायम रहा बोलने का, यानी कि बताते रहिए पूछने पर, उससे ये लगेगा कि हाँ सर जो पूछ रहे हैं हमें आ रहा है। और जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो और पूछना ज्यादा होता है पढ़ाने के साथ साथ। तो हम एक बार समझा भी रहे हैं और एक बार आपसे पूछ रहे हैं 2 बार, एक बार घर पर पढ़ लीजिए 3 बार, तो तिकड़ी मिल जाएगी तो याद हो जाएगा। ऐसे याद नहीं होता, ये ला है। घर पर बैठ कर मने आप चाहें कि भाई हम सेक्शन खूब रट डालें, मुश्किल थोड़ा रहता है। यानी कि जो बातें व्यक्ति दिमाग स्थिर करके सुनता है वह लंबे समय तक याद रहती हैं, और एग्जाम में जब आप जाएंगे तो मैं बता दूं, जो नए लोग ज़्यादा हैं इसमें भाई, 90% नए ही लोग हैं। पुराने लोगों को शाम को एंट्री है, सुबह मना किया जाता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सर एकदम स्पीड में पढ़ाएं। अभी भी लोग, कई लोग फ़ोन करते हैं कि सर और स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। तो वो लोग भाई 2-3 बार पढ़ चुके हैं, 1-2 बार। उन लोगों को स्पीड में चाहिए मामला, और नए लोगों को एकदम शांत भाव से चाहिए, ताकि 2-2, 3-3 बार उनके दिमाग में अभी क्या करना है। और एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो जब जे के लिए क्रैश कोर्स चलेगा तो आप खुद कहेंगे कि सर और तेज पढ़ाइए, आप खुद कहेंगे। लेकिन एक बार जब एविडेंस पढ़ लिए रहेंगे तब। फिर एक बार देखिए, तो किस धारा में सिद्धांत समाहित है कि कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है, 110। आइए 111 देखा जाए। 111 को जब भी पढ़िएगा कॉन्ट्रैक्ट की धारा 116 से पढ़िएगा। आपका देखिए भाई, 116 से पढ़िएगा जोड़कर, इस यहाँ लिख लेना चाहिए। अब कौन सी धारा न्याय, साम्य तथा शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है, गुड कंसेंस पर आधारित है? तो पहले तो गुड कंसेंस जानिए। 111 कौन सी धारा आधारित है? पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सी धारा आपका जस्टिस पर, इक्विटी पर, गुड कंसेंस पर आधारित है? तो आपका जवाब रहेगा 111। कौन सी धारा न्यायालय का महान नियम बताती है? 111। तो महान नियम पूछ ले तो कौन सा सेक्शन? 111। अब 111 में ऐसा है क्या 111 में
ये इतना महत्वपूर्ण है तो पहले जो शब्द हम यूज किए थे तीनों शब्दों को बताया जाए। एक है जस्टिस, दूसरा हम बताए इक्विटी, और तीसरा हम आपका बताए गुड कंसेंस। तीनों शब्दों को समझिए। न्याय शब्द की परिभाषा देना मुश्किल है, लेकिन न्याय का मतलब ये हुआ कि जब हमारे अधिकारों की राज्य रक्षा करता है आपका भौतिक साधनों का प्रयोग करके, तो हम कहते हैं कि हमारे प्रति न्याय हुआ। जैसे गोरखपुर कांड देख लीजिए, मनीष गुप्ता हत्याकांड। उसकी पत्नी जस्टिस की मांग कर रही थी कि हमारे पति की हत्या हुई है, हमें न्याय दिया जाए, यानी कि जो पुलिस वाले मर्डर किए हैं उनको सजा दी जाए। तो किससे न्याय की मांग की जाती है? राज्य से। राज्य ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, मुकदमा चलेगा। अगर प्रूफ हो गया तो या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास, लेकिन मृत्युदंड मिलना मुश्किल है क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है नहीं, और आपका मैंने कह सकते हैं कि आजीवन कारावास ही मिल सकता है। अब अगला देखिए, आपका 111 को हम जोड़ रहे हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 16 से। 16 को फिर एक बार समझिए, तब तो 111 पढ़ा जाए। देखिए, धारा 16 संविदा अधिनियम में प्रावधान है कि असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनुचित प्रेशर, अनुचित दबाव डालकर, यानी कि एक पक्षकार ऐसी हैसियत या स्टेटस में है कि वह दूसरे पक्षकार पर अनुचित दबाव डालता है, गलत प्रेशर डाला और गलत प्रेशर डालकर उचित फायदा उठाया है कि अनुचित। अनुचित कैसा फायदा? तब आइए गुरु चेला मैंने ऐसा उदाहरण बनाया जाए जो बना है, बिहार डायरेक्ट बनाता है। गुरु चेले का संबंध किस सेक्शन में आएगा? 16। और यहाँ किस में आएगा? 111। यहाँ किस में आएगा? 111। याद रखिए एविडेंस में। और कॉन्ट्रैक्ट में किस में? इसीलिए हम करेंगे पहले कॉन्ट्रैक्ट जान लीजिए तब 111 पढ़ाया जाए, सही रहेगा। देखिए, एक गुरु है, अपने चेला की इच्छा को दबाया और 1000 का घोड़ा 1 रुपया में चेले से खरीद लिया। तो ऐसी दशा में अब गुरु चेले का रिलेशन देखा जाएगा। क्या गुरु इस हैसियत में था कि चेले की इच्छा को दबा सकता था, है कि नहीं? तो बताइए दो चार हैसियत। अभियुक्त और पुलिस, क्या पुलिस इस हैसियत में है कि अभियुक्त की इच्छा को दबा के कुछ भी लिखवा पढ़वा ले? हैं? इस समय चल रहा है मामला बॉम्बे का, एनसीबी और गवाह और अभियुक्त। तो एक दो गवाह आरोप भी लगाए हैं कि एनसीबी ने धमका कर हमें जबरदस्ती साइन करा लिया। तो भाई ऐसी हैसियत में है, उसका कोई मतलब नहीं होता। पुलिस वुलिस साइन करा लेती हैं तो क्योंकि वो तो मारपीट कर करा लेती हैं, सभी जानते हैं। तो ऐसी दशा में अब चेला को, भाई चेल गुरु हैसियत में थे, चेला की इच्छा को डोमिनेट कर दिए, दबा दिए, यानी कि स्वतंत्र सम्मत चेले की नहीं रही और चेला दब गया, गुरु के प्रभाव में आ गया और 1000 का घोड़ा कितने में बेच दिया? 1 रुपया। तो बाद में एक चेला आएगा, कोर्ट से मांग करेगा कि संविदा रद्द करिए और हमारा घोड़ा क्या दिलवाइए गुरुआ से वापस। तो भाई गुरु साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो चेला कितना पाई लिया था? 1 पाई, माने 1 रुपया। तो चेला 1 रुपया वापस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो करेगा। तो वहीं बिहार में बना था कि शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा। तो बहुत अच्छा इस बार क्वेश्चन बिहार ने कॉन्ट्रैक्ट में बनाया था भाई। तो 64 और 65 कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन कौन? 64, 65। अब इसी गुरु चेले पर आ जाया जाए आपका एविडेंस की धारा 111।
हाँ, एक और नियम बताना है भाई सामान। वन वन जो वन सेक्शन है वह गुड कंसेंस पर आधारित है। और फिर बिहार का हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी बार आया कि इक्विटी का मतलब क्या हुआ, साम्य का मतलब क्या हुआ। तो आपका जवाब रहेगा गुड कंसेंस। गुड कंसेंस मतलब जो बातें अंतःकरण से निकले, अंतर आत्मा से निकले, यानी कि जो बातें दिल से निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, गुड कंसेंस। और इक्विटी दिल से निकली हुई बातें हैं, यानी कि क्या उचित होना चाहिए, वही साम्य है। तो फिर एक बार आइए लास्ट में इसको देखा जाए। यदि न्यायालय की राय में जो संव्यवहार किया गया है वह देखते ही लोकात्मा विरुद्ध प्रतीत होता है, गुड कंसेंस के विरुद्ध प्रतीत होता है, अंतरात्मा के पक्ष में नहीं बल्कि क्या प्रतीत होता है, विरोध में, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि दूसरे पक्षकार ने पहले पक्षकार को दबाकर और अनुचित फायदा उठाया था, तो एक संव्यवहार कोई करा दीजिए, गुरु चेला का ही करा दीजिए। घोड़ा 1 लाख का था और गुरु ने 1 रुपया में खरीद लिया, तो अब बताइए क्या ये बात कोई स्वीकार करेगा जल्दी कि चेला 1 रुपया में घोड़ा गुरु को स्वतंत्र सम्मत से बेचा होगा। तो अंतरात्मा कहती हैं ये संव्यवहार अंतरात्मा की बातों के विपरीत हैं। तो विपरीत हैं तो अनुमान लगा लेगा न्यायालय कि गुरु ने गुरुवाई की, गुरु घंटाल निकले, यानी कि चेले की इच्छा को क्या किया, दबाकर, और कैसा फायदा उठाया। चलिए ठीक है भाई। अब 111 ए आइए, देखिए भाई आपका 111 ए, कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा अनुमान किया जाएगा। ये अनुमान किया जाएगा, हाँ, ये सब आपका विद की खंडनी उपधारणा चल रही हैं, यानी कि सेल्फ प्रिज्यूम वाले चल रहे हैं, बीच बीच में बता नहीं रहे हैं किसके बारे में चल रहा है। 107 से सेल्फ प्रिज्यूम, अंतर होगा तो हम बताएंगे वहां। इसके बाद आपका 111 है, कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। तो यहाँ आपका माने जो पूछा जाता है डिस्टर्ब एरिया, अगर कोई एरिया डिस्टर्ब या विक्षुब्ध है, अशांत है, और 1 माह तक सरकार ने उसे अशांत क्षेत्र कम से कम घोषित कर रखा है और वहां कोई व्यक्ति हथियार के साथ पकड़ा जाता है, तो ये अनुमान लगाया जाएगा कि अशांति फैलाने में इसका भी क्या था, हाथ था कि नहीं। तो विक्षुब्ध क्षेत्र कौन घोषित करती है, सरकार। कितने दिन तक विक्षुब्ध क्षेत्र हो, 1 महीने के लिए, और आयुध के साथ उस एरिया में कोई क्या किया गया हो, पकड़ा गया, तो आगे बताया जाएगा। इसके बाद आपका 112 में अब उपधारणा बदलेगी और ये है विद की अखंडनी उपधारणा। विद की अखंडनी उपधारणा कब कहा जाएगा, जब बेयर एक्ट में कौन सा शब्द हो, कंक्लूसिव प्रूफ। तो फिर याद रखिए पिछली बार भी जे में आया था क्वेश्चन, माने जे में आया ही था, निश्चायक सबूत एविडेंस की किन धाराओं में समाहित हैं, 3 धाराएं, 41, 112, 113, यानी कि 41, 112 और 113। अकाट्य तर्क, निर्विवाद, काटा नहीं जा सकता आपका। तो विवाहिता के माने आपका मातृत्व का निर्धारण 112 में किया जाता है कि पितृत्व का, तो पितृत्व का। देखिए जो स्त्री अपने गर्भ से जिस बच्चे को जन्म दी है वह कभी विवादित नहीं होता, क्योंकि भले वह अविवाहित स्त्री हो, विवाहित हो, विधवा हो, वह उसकी माता कही जाती हैं, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं। लेकिन पिता कौन है इस पर विवाद हो सकता है, और धर्मजता के निर्धारण के लिए ही, पितृत्व के निर्धारण के लिए ही सेक्शन 112 बना है
और ये सामाजिक पारिवारिक सुख शांति के लिए बना है। तो बस इसमें 2 लाइन समझना है। अगर किसी पुरुष और स्त्री के बीच वैध विवाह के कायम, अवैध नहीं, मैं बता रहा हूँ, शब्द पकड़िए, कैसा विवाह, वैध या वैलिड मैरिज के कायम रहते हुए स्त्री को कोई शिशु पैदा होता है तो उसका उस शिशु का पिता वह पति माना जाएगा जिससे विवाह हुआ है, यानी कि वह पुरुष माना जाएगा। अब ए बी में विवाह हुआ और 7वां फेरे के 1 मिनट बाद बी को शिशु पैदा हो गया, ये शिशु का पिता कौन माना जाएगा? ए, क्योंकि अब 1 मिनट ही सही, विवाह क्या है? कायम। अब विवाह तोड़वा दीजिए, ये भी पूछा जाता है। अगर विवाह अब जब करवा रहे हैं तो तोड़वाना पड़ेगा ना, वकील साहब का काम ही क्या है भाई, जाकर विवाह करवाना, और विवाद हो गया तो क्या करेंगे? तोड़वाना। यानी कि आपका माने विवाह करवाने में भी पैसा, तोड़वाने में भी पैसा, पैसा 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 लेते हैं कि नहीं वकील साहब? निश्चित रूप से लेते हैं। तो आगे बढ़िए। अगर डाइवोर्स हो गया है, महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया और 280 दिन के अंदर शिशु पैदा होता है तो वह पति जिससे विवाह हुआ था, अब तो भाई पति रहे नहीं, डाइवोर्स हो गया, वह उस शिशु का धर्मज पिता माना जाएगा। लेकिन ये एक अपवाद है, और भी हम अपवाद निकालेंगे कि 280 दिन के बाद हुआ, वैध विवाह नहीं था, वैध था, वो अलग बात है, लेकिन कानूनन एक अपवाद है कि पक्षकार इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि हम लोगों की परस्पर पहुंच उस समय नहीं थी एक दूसरे के पास जब हम लोगों में संसर्ग हुआ होगा, रिलेशन बना होगा। तो ये आगे बताया जाएगा, डीएनए टेस्ट भी बताया जाएगा जो यूपी एपीओ में आया कि ये निश्चायक सबूत हैं, ये सही हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए हैं, यानी कि डीएनए टेस्ट से दूध का दूध और क्या हो जाएगा? पानी का पानी। तो अगर क्वेश्चन आए तो आपका फिर ऑप्शन देखिए, डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए 112 निश्चायक उपधारणा है, अकाट्य तर्क है। तब आगे बताया जाएगा, केस उस भी बताना है। 112 के बाद 113 इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना था कि एविडेंस की कौन सी धारा है जिसका अब साक्ष्य में महत्व नहीं है। 113 पहला क्वेश्चन। दूसरा, एविडेंस की कौन सी धारा अवैध घोषित कर दी गई है? 113 113। इसके बाद 113 में कंक्लूसिव प्रूफ भी था, और केस याद रखना है, दामोदर गोवर्धन वर्सेस देवराम कांजी। तो बताया जाएगा आगे, दामोदर गोवर्धन वर्सेस देवराम कांजी। तो कौन सी धारा निश्चित है एविडेंस की एपीओ में? बना 2। और अवैध कौन सी है? 113। कौन सा रिपील है? 2। और अवैध कौन है? 113। इसके बाद 113 ए अभी बिहार जे में आया था, एपीओ में भी, कि आत्महत्या के बारे में उपधारणा किस धारा में? 113 ए में। और ये उपधारणा तथ्य की है, क्योंकि क्या शब्द लिखा है? में प्रिज्यूम। तो अगर कोई स्त्री विवाह के 7 वर्षों के अंदर आत्महत्या कर लेती है तो अनुमान कुछ लगाया जाएगा, किस सेक्शन में? 113 ए में। तथ्य की उपधारणा है कि विधि की? में प्रिज्यूम लिखा है तो तथ्य की उपधारणा है। फिर 113 भी पूछा जाता है, डावरी डेथ के बारे में उपधारणा, तो 113 भी। फिर 114 खूब पूछा जाता है, 114 तथ्य की उपधारणा, बहुत बार पूछा गया, कौन सी धारा? तथ्यात्मक है कि विध्यात्मक? तथ्यात्मक। यानी कि 114 में कौन सी उपधारणा फिर आ गई? तथ्य की।
फिर 114A दुराचार के मामले में उपधारणा विधि की उपधारणा है, इस पर केस बनता है। आपका केस जो बनता है, 2-3 केस भी बनता है इस पर, आपका वो भी याद रखना है। जो लीडिंग केस है तुकाराम का, तुकाराम, इसको बताया जाएगा डिटेल में। देखिए जो तथ्य की उपधारणा है, कम से कम उसको एक जगह अलग कर लीजिए। तो आपका तथ्य की उपधारणा जो है में प्रिज्यूम लिखा है आपका 113A में और धारा 114। बार बार यही गलती लोग कर रहे हैं, 2 धाराएं और तो कोई इधर धारा नहीं है ना। में प्रिज्यूम 109, 10, 11, 12, ठीक है भाई। 113 कैपिटल ए और 114 ये कौन सी उपधारणा है? तो अच्छे से तैयार रखिए, फैक्ट की यानी कि तथ्य की। और जो 107 से 114 था विधि की, इसमें विधि की निश्चायक सबूत जो है 2 धाराएं इस पर मिली। कौन कौन? 112 और 113। वैसे आज जो भूमिका बांधी गई 90% प्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कल हम डिटेल में इसको चलाएंगे। एक तो हम आपका कभी आईपीसी चलेगा भाई आपका। देखिए टीपीए लग रहा है अब दिवाली बाद ही चल पाएगा, क्योंकि भाई अब मुश्किल है। अब 3 दिन और 4 दिन चलेगा, 4-5 दिन क्लास, फिर लोग घर निकलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। उधर नया सब्जेक्ट लगाया जाएगा भाई दिवाली बाद। नहीं, हाँ आपका मैंने उत्तराखंड एपीओ तो क्रैश कोर्स चल ही रहा है शाम को, जिसको ऑनलाइन भी चल रहा है। जिसको पढ़ना भाई पढ़ ले। तो एक सब्जेक्ट लगेगा जे का भी, माइनर लगाते हैं, देखते हैं। माइनर जरूरी है भाई, क्योंकि 1 माइनर और 2 मेजर लेकर सुबह चला जाए, क्योंकि आपका यूपी की वैकेंसी आ जाएगी तो दिक्कत होगी। तभी दिवाली बाद, अभी नहीं। अभी आपका आईपीसी चलेगी 15 मिनट।